नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। स्वागत है आपका प्राइम डिबेट में। आज मोदी सरकार की अगर बात कही जाए 3.0 की सरकार, यानी कि बजट पेश हो गई है। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री ने बजट पेश कर दिया है और आम जनता को देखते हुए ये बजट पेश किया गया। आम जनता में काफी ज्यादा खुशी भी नजर आ रही है। बहुत सारे सामान ऐसे हैं, बहुत सारी वस्तुएं ऐसी हैं जिसका मूल्य दर कम कर दिया गया। हमारे साथ तमाम मेहमान इस बजट पर चर्चा करने के लिए जुड़ गए हैं। सबसे पहले विकास पांडे जी हैं, भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो वहीं अगर बात कही जाए, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ पंकज रस्तोगी जी हैं, सौर्या सिंह जी हैं सपा से, और राहुल सिंह जी कांग्रेस से हमारे साथ मेहमान जुड़ गए। सभी मेहमान का इस डिबेट पे बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले तो रुख करेंगे हम विकास जी की तरफ। विकास जी, आज बजट जो पेश हुआ है उससे क्या लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से आम जनता को साधने की कोशिश की है, 12 लाख पर टैक्स फ्री हो गया, इस पर क्या फायदा होने वाला है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि विपक्ष तो लगातार निशाने साध रहे हैं। आप देखिए, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद अनन्या जी। पूरे देश के मध्यम वर्ग हो, चाहे निम्न वर्ग हो और चाहे उच्च वर्ग हो, सबको राहत देने वाला, सबकी उम्मीदों का बजट ये साबित हुआ है। ये आप सबके लिए भी बधाई के पात्र हैं कि आप सबने एक मुहिम चलाई कि आम मध्यम वर्ग के लिए राहत मिले, और उसका ध्यान नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इस बजट में बखूबी रखा। अगर आपको याद हो कि मैंने कल ही कह दिया था कि मध्यम वर्ग के लिए यह सबसे राहत वाला बजट होगा भारत के इतिहास में। आप याद कर लीजिए कि टैक्स स्लैब में इतना जबरदस्त तरीके से बदलाव शायद ही कभी किसी की सरकार में किया हो। चाहे 1990-91 का वो दौर याद करिए जिसके लिए ये कहा जाता था कि देश की आर्थिक प्रगति के रास्ते खुल गए। तो मुझे लगता है कि वहां से चल करके जब आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने अपना ये लगभग 11वां बजट पेश किया है, तो ये मुझे लगता है कि देश की उम्मीदों और आकांक्षाओं का बजट है। देखिए, हर वर्ग को छुआ है इस बजट में। सबसे बड़ी बात ये है, चाहे किसान हो, चाहे किसान के क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ा करके 3 लाख से 5 लाख रुपए कर दी गई है, चाहे कैंसर की दवाइयां और स्वास्थ्य को लेकर के कैंसर की दवाइयों का बड़ा उपयोग है। कैंसर एक बड़ी महामारी बनके भारत कैंसर कैपिटल के नाम से जाना जाता है पूरे विश्व में, और वहां पर कैंसर की दवाइयों पर जिस तरीके से उन्होंने शुल्क मुक्त आयात की परमिशन दी है, ये बहुत अपने में अद्भुत अनोखी पहल है। और मुझे लगता है कि ये देश के स्वास्थ्य के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होने वाली है। ठीक है, विकास जी आप जवाब दीजिए। राहुल जी के तमाम सवाल सामने खड़े हो गए हैं, आप जवाब दीजिए। राहुल जी के सवालों में बहुत बड़ा झोल है। जरा इनसे पूछिए कि 5 रुपए में आम आदमी का पेट भरवाने वाली पार्टी वो कौन सी पार्टी थी? केंद्रीय मंत्री इनके आकर के, राहुल जी आप सुन लीजिए, मैं बीच में नहीं बोला, डरिए मत मेरे भाई, डरिए मत, क्योंकि अभी आपको पता लग जाएगा कि 2005 में 1 लाख रुपए की टैक्स रिबेट हुआ करती थी और 2014 तक आपने आज 2.5 लाख रुपए टैक्स रिबेट करवाए। आज 5 गुना टैक्स रिबेट हो गई है। 5 गुना नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 2014 के मुकाबले बढ़ा करके खड़ी कर दी। ये कांग्रेस पार्टी के चश्मे से अनन्या जी नहीं दिखेगा। इन्हें नहीं पता कि 2014 में रक्षा बजट 2,53,000 करोड़ का था। आज वही रक्षा बजट लगभग 7 लाख करोड़ का हो गया। इनके चश्मे से नहीं दिखेगा भाई, ये तो घोटालेबाज में लिपटे हुए दल है। आज मेडिकल की सीटें 3 गुना बढ़ा दी है नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने। 389 नए मेडिकल कॉलेज खोल दिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने। ये कांग्रेस पार्टी के चश्मे से आप देखोगे तो नहीं दिखेगा। ये वो लोग हैं, इनसे पूछिए कि ज्यादा सही रहेगा। वैसे राहुल जी, विकास जी आपकी बातों का जवाब दे रहे हैं, आप सुन लीजिए, फिर अपनी बाकी की बातों को रखिए। विकास जी बताइए। मैंने बताया अनन्या जी, ये डर जाएंगे जैसे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं ने आईना देखना बंद कर दिया है, और जैसे ही आईना देखना बंद किया वैसे ही आप आत्ममंथन में कहीं किसी आकलन में जाना पसंद नहीं करते। इनसे पूछिए 2014 में 2.5 लाख करोड़ की टैक्स रिबेट थी या नहीं थी? आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 5 गुना बढ़ा दिए, 5 गुना टैक्स रिबेट कर दिए। ये कांग्रेस पार्टी के चश्मे से नहीं दिखेगा, क्योंकि ये मध्यम वर्ग के भी विरोधी रहे हैं। ये तो खून चूसवा लोग हैं। ये लोगों का घोटाले के नाम पर खून चूसते थे, टैक्स पे टैक्स लगाने के नाम पर खून चूसते थे। ये वो लोग हैं। इनसे पूछिए कि इनके शासनकाल के मुकाबले हमने 3 गुना मेडिकल की सीटें बढ़ा दी है। 389 नए मेडिकल कॉलेज खोलने का काम किया। 2,53,000 करोड़ रुपए 2014 में इनकी सरकार में रक्षा बजट हुआ करता था। आज 7 लाख करोड़ का रक्षा बजट है। इनके चश्मे से नहीं दिखेगा अनन्या जी। ये विशुद्ध रूप से आलोचक की भूमिका में है, चश्मा लगा करके बैठते हैं ये लोग।
इन्हें नहीं पता आज देश कितना ग्रोथ कर रहा है। आप कहते हैं, सुनिए, राहुल जी डरिए मत, राहुल जी सुन लीजिए मेरे भाई, अनन्या जी सुनिश्चित करिए मुझे सुन ले राहुल भाई। कौन से आंकड़े लेके आप बैठे हैं? अरे क्यों डर रहे हैं भाई, क्यों डर रहे हैं? जरा ये बताइए कि 2003 में देश में कितना कर्ज था और 2014 में जब मनमोहन सिंह जी ने गद्दी छोड़ी तो कितना कर्ज था बताइए, और फिर इकोनॉमी भी बताइए कितनी थी, इस देश की इकोनॉमी भी बताइए पूरे देश को कितनी थी। आज देश चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था बन के खड़ा हुआ है, ये केवल तब संभव हुआ जब नरेंद्र मोदी जी ने इकोनॉमिक रिफॉर्म को लागू करने का काम किया। ये इनके चश्मे से नहीं दिखेगा। आज दुगनी हो गई है प्रति व्यक्ति आय कांग्रेस पार्टी के शासन के मुकाबले, ये इन्हें नहीं दिखेगा। ये हाय गरीब चिल्लाने वाले गरीबों का सबसे ज्यादा गला घोटने का काम तो कांग्रेस पार्टी ने किया। इस कांग्रेस पार्टी ने आज गरीबों पे राजनीति करती है, आज संविधान पे राजनीति करती है। आज मध्यम वर्ग को जश्न मनाने का दिन है, जिस मध्यम वर्ग का खून पी करके कांग्रेस पार्टी ने सरकारें चलाई, नरेंद्र मोदी जी ने उस मध्यम वर्ग को संजीवनी देने का काम किया है। ये समझ में नहीं आएगा कि कौन ये डिबेट किसकी पार्टी ने क्या कुछ किया था बजट में। खराब कर रहे हैं चाइना को लाल आंख दिखाने के बजाय चाइना, अरे भाई चाइना को तस्करी में अपनी जमीन दे देने वालों से पूछिए, आज हमने चाइना को पछाड़ने की नौबत में है। आज हम दुनिया की दूसरे नंबर की मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब है, दुनिया के दूसरे नंबर की। चाइना की सांसें अटकी हुई है, सांसें। राहुल का जिक्र कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक वाहन का भी दर कम कर दिया गया। पेट्रोल पे आ जाते हैं, अनन्या जी जरा पूछ लीजिए, 2003 में पेट्रोल की कीमत 33 रुपए 50 पैसे थी और 2012-13 में इसकी पेट्रोल की कीमत 81 रुपए हो गई। तो 81 रुपए कितने परसेंट बढ़ा, जरा पूछ लीजिए इनसे। आज उसकी पेट्रोल की कीमत 94-95 रुपए। मैंने पहले ही बताया पेट्रोल के ऊपर, जरा इनसे सीधा जवाब ले लेना कि 2003 में पेट्रोल के दाम कितने थे और 2012-13 में इनकी सरकार में पेट्रोल के दाम कितने थे। अभी इनकी कलई खुल जाएगी। दूसरी चीज मुझे लगता है कि रिन्यूएबल एनर्जी की आपने बात सुनी होगी, आपने ग्रीन एनर्जी की बात सुनी होगी। विश्व का सबसे बड़ा सोलर प्लांट अगर कहीं ग्रीन एनर्जी का बना है तो वो भारत में बना है। एक काम करके दिया है हमारी सरकार ने भाई, हम निर्भरता कम करते जा रहे हैं और ये वापस पेट्रोल डीजल पर देश को लाना चाहते हैं। हम पेट्रोल डीजल को बिल्कुल किनारे कर देंगे। जनता उसके सरकार सहयोग भी कर रही है। युवा कहाँ रोजगार क्रिएट कर पा रहा है और कहाँ धंधे कर पा रहा है कि 10 लोगों को नौकरी दे। विकास जी देंगे। विकास जी बताइए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है केंद्र में भी और राज्य में भी, अब जवाब दीजिए रोजगार को। अनन्या जी बगैर डरे मुझे सुन ले मेरे साथी, ये मेरा निवेदन है, क्योंकि डर बहुत जल्दी जाते हैं जैसे ही मैं अपनी बात रखता हूँ। सबसे पहली चीज तो ये समझ लीजिए, ये परिवार निर्भर के लोग हैं, इन्हें आत्मनिर्भर की भाषा समझ में नहीं आएगी, चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो। ये परिवार निर्भर लोग हैं, इन्हें नहीं समझ में आता आत्मनिर्भर क्या होता है। दूसरी चीज एक बात समझ लीजिए, रोजगार की बड़ी चर्चा करते हैं। अभी श्रम मंत्रालय ने 15 दिन भी नहीं हुए होंगे अपने आंकड़े जारी किए। 2004 से लेकर 14 तक 2.9 करोड़ रोजगार डेवलप हुए, 2.9 करोड़, और 2014 से लेकर 2024 तक 17.19 करोड़ रोजगार डेवलप हुए। कितने गुना हो गए ये खुद कांग्रेस पार्टी के नेता से कहिएगा, प्रवक्ताओं से एक बार काउंट कर लें। दूसरी चीज, चाहे कृषि क्षेत्र में रोजगार की बात हो, कृषि क्षेत्र में रोजगार के अवसरों में 15% की वृद्धि हुई मोदी जी की सरकार में, और पिछली सरकार में महज 6% की वृद्धि थी, 6% की। सर्विस सेक्टर की बात कर लीजिए, 24% बढ़ा केवल कांग्रेस पार्टी की सरकार में रोजगार के अवसर, और मोदी जी की सरकार में 36% बढ़े रोजगार के अवसर, 36%। बेरोजगारी दर 3.2% हो गई है 2023-24 में। दुनिया का हर देश मंदी का शिकार है, भारत की एकमात्र अर्थव्यवस्था है जो पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ती जा रही है, और लगातार 6% से ऊपर की विकास दर देश की बनी हुई है। ये कहां इन सबके समझ में आएगा अनन्या जी? ये सब एक चश्मा लेकर के बैठे हैं और उस चश्मे को लगा करके बैठे हैं। दूसरी चीज, रोजगार के ऊपर कौन बात कर रहा है? वो लोग के अंधा बाटे रेबड़ी आपन दे, वो कहानी रही है समाजवादी पार्टी की सरकार में। हाईकोर्ट को भर्तियां रद्द करनी पड़ी थी क्योंकि उसमें एक ही विशेष वर्ग के लोग हुआ करते थे। दूसरी चीज, इनसे पूछ लीजिए कि बेरोजगारी भत्ता काहे बांट रहे थे, जरा पूछिए इनसे। जब रोजगार की बात आती है तो इनका रोजगार केवल चाचा भतीजा और भाई बंधु तक सीमित हो जाता है। आज देश उस रोजगार से आगे इस बात की गारंटी ले रहे हैं कि इस बजट से अब युवा बेरोजगार नहीं रहेगा? विकास जी बिल्कुल, युवाओं के रोजगार के लिए हर अवसर नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने खोल दिए हैं, ये ध्यान रखिए आप। और ये आप पूछिए जाकर के उस पे युवा जो स्टॉल लगाकर अपना रोजगार कर रहे हैं, उनमें कई ऐसे युवा हैं जो ये लगातार बात करते हैं कि बेरोजगारी है भारत में, इसलिए हमें अपना जीवन यापन करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, इसलिए हम सड़क पर, फुटपाथ पर आकर अपना कोई ना कोई स्कीम चलाकर अपना पेट भरने के लिए, रोज का दिनचर्या बताने के लिए कार्य कर रहे हैं। फिर ये युवाओं की तरफ से क्यों ऐसी बातें आती है विकास जी? देखिए, मुझे लगता है कि अभी गिग वर्कर्स की बात की, ये गिग
मीट वर्कर्स कौन है? जब हमने फूड डिलीवरी चेन को एक्सटेंड किया और नीचे तक ले जाकर के खड़ा किया तो लाखों युवाओं को उसमें रोजगार मिला। क्या ये वो रोजगार नहीं है? आज आईटी सेक्टर की बात कर लीजिए, हम एआई पे 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। कल बड़े पैमाने पर युवा उससे रोजगार लेगा और अपने लिए स्वरोजगार के रास्ते खोलेगा। तो क्या ये रोजगार की श्रेणी में नहीं आता है? आप बता दीजिए मुझे लगता है नैरेटिव सेट करने वालों को युवा जवाब दे रहा है लगातार कि इस देश के इतिहास में पहली बार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गैर कांग्रेसी सरकार तीसरी बार बनी। सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड बनाने वाले रोजगार के आंकड़े ले लीजिएगा, 2.9 करोड़ और 17.1 करोड़। जरा पूछ लीजिए इनसे, इनकी कलाई खुल जाएगी। ये अपने परिवार के रोजगार की चिंता कर रहे हैं जिसे जनता ने बेरोजगार कर दिया है। चाहे अखिलेश यादव की पार्टी के लोग हों, चाहे राहुल गांधी के पार्टी के लोग हों, ये अपने रोजगार की चिंता में आप लोगों को ही जवाब दे रहे हैं कि आप लोग महाकुंभ जैसे आस्था की डुबकी लगाने के यादव तो साफ तौर पर आप लोगों को ही जवाब दे रहे हैं कि आप लोग महाकुंभ जैसे आस्था की डुबकी लगाने जो लोग गए थे, कई लोग आस्था की डुबकी नहीं लगे, वो तो सीधे बजट पर बात ही नहीं कर रहे, वो तो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों पे ये सीधा ब्लेम लगा रहे हैं कि आप लोग व्यवस्था नहीं सही किए थे, बजट से पहले आप लोग उस पर भी ध्यान दे दिए रहते हैं। महाकुंभ पे आ जाइए, मुझे महाकुंभ पे आ जाइए जरा, वो अखिलेश यादव से पूछिए कि उसी इंडी गठबंधन का हिस्सा है जो 1954 में जब नेहरू जी केवल विजिट करने जाते हैं और 200 लोग वहां मारे जाते हैं। 200 लोग कहां चले गए थे तब? जरा इंडी गठबंधन वाले पूछिए इनसे। इन्होंने ही 2013 में कुंभ आयोजित किया था, उससे 3 गुना बजट दिया, 3 गुना 4 गुने से ज्यादा उसके क्षेत्रफल को हमने विकसित किया। इतनी चाक चौबंद व्यवस्थाएं की कि वहां पर करोड़ों लोग कुंभ में, अनन्या जी जितने पूरे कुंभ में 2013 में नहीं आए उतने तो हमारे यहाँ 2 शाही स्नानों में उससे ज्यादा लोग स्नान कर गए। ये लोग हैं, इन्हें धर्म बढ़ते हुए धर्म से बड़ी चिंता हो रही है और ये राजनीति करना चाहते हैं। गिद्ध है ये लोग, इनके लिए संज्ञा दी जाती है गिद्ध। राहुल जी भी अपनी बात रखने विकास इकोनॉमी में कहा है कि जो हमारा बेरोजगारों पर बोल लीजिए, आप बोलवाइए इनसे बेरोजगारों पर और जरा बताएं कि कितना रोजगार दिया आपने। कर रहे हैं, सुन लीजिए, हम नहीं बोलेंगे बेरोजगारों पर। देखिए अब तो जब आधा देश का पॉपुलेशन लगभग राहुल जी 5 रुपए में आप गरीब का पेट भरवाते थे। सुनिए नाना कहते थे गरीबी हटाएंगे, दादी कहती थी गरीबी हटाएंगे, अम्मा जी कह रही है गरीबी हटाएंगे, बेटा कह रहा है गरीबी हटाएंगे, लेकिन गरीबी आपके शासनकाल में आपने पलाई और बढ़ाई है गरीबी। गरीबी कब तक कम हुई? जब नरेंद्र मोदी जी ने चिंता की गरीबों की, जब गरीबों का बेटा आकर के प्रधानमंत्री बात रख लीजिए। आप लोग बिजली नहीं पहुंचती थी, बहस का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का जुड़ने के लिए।